सुबह का समय, बारिश के बाद की हल्की ठंडक, हरियाली से भरा जंगल, डालियों पर पानी की बूंदें, हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। लोसी, सुना तूने? सुनार गली के पुराने पीपल के नीचे नया बुटीक खुला है, लहंगा हाउस। लहंगा? जंगल में? और वो भी बुटीक? तू मजाक कर रही है क्या? अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। अंदर तो ऐसे चमचमाते पंखों के लहंगे हैं कि नजर ही ना हटे। और सुन, ऑफर भी है। जो पहला लहंगा पहनकर वही फोटो खिंचवाए उसे लहंगा मुफ्त और अगले पर आधा दाम। तो फिर कल चलते हैं, आज तो देर हो गई वरना माँ पंख नोच देंगी। दोनों फुर से उड़ जाती हैं। वहीं पंखों और रेशम जैसे घास से बने रंग बिरंगे लहंगे, चारों ओर चमकीले बीजों की झालरें दीवारों पर लटके हुए थे। काउंटर के पीछे बैठी थी टुनटुनी चिड़िया। उसकी आंखें हल्की लाल, पंख पुराने लेकिन अजीब चमकते हुए, और मुस्कान बहुत धीमी, जैसे कुछ छुपा रही हो। वही पेड़ की डाल पर बैठा तांत्रिक कौवा ये सब देख रहा था। वो कहता है, आज तो चिड़िया आई ही नहीं, अफसोस, मजा आता अगर वो अंदर जाती। टुनटुनी का चेहरा थोड़ी देर के लिए गुस्से से भर जाता है, फिर वो मुस्कुराते हुए नए लहंगे सजा देती है। अगले दिन जंगल के एक और हिस्से में एक चिड़िया रानो अपने घोंसले में नोटबुक लेकर बैठी थी। प्रोफेसर मिट्ठू ने कहा था, सबसे अलग डिजाइन लाने वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो क्यों ना इस लहंगा हाउस में जाकर रिसर्च करूं। रानो उड़कर बुटीक पहुंचती है। आओ बेटी, कौन सा लहंगा दिखाऊं? हमारे यहाँ खास ऑफर है। नहीं मैम, मैं खरीदने नहीं आई, मैं एक डिजाइनर हूँ, आपसे सीखने आई हूँ। हा, तो फिर मेरी वर्कशॉप देखना चाहोगी? टुनटुनी उसे दुकान के पीछे ले जाती है, एक पुराने खोखले बरगद के तने में बने अंधेरे तहखाने में। तहखाने में जगह जगह लटके लहंगे जो अजीब तरह से चमकते हैं, कुछ में सुनहरी आभा, कुछ में काली धुंध सी लिपटी हुई। मैम, ये कैसा लहंगा है? ये तो घास जैसा मुलायम नहीं, पर अजीब चमकीला है। ये आम घास नहीं, ये चिड़ियों की खाल है बेटी। जब किसी की आत्मा खून और सुंदरता को साथ बुन दूं, तब ऐसा लहंगा बनता है जो पहनने वाले को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। रानो का गला सूख जाता है, वो धीरे धीरे पीछे हटती है। मुझे जाना है। अब तू नहीं जा सकती। रानो घबराकर उड़ जाती है, पंखों से तेज हवा काटते हुए। रात के समय रानो अपने घोंसले में प्रोफेसर मिट्टू तोता को संदेश भेजती है, साथ में तहखाने की तस्वीरें। मिट्टू तस्वीरें देखकर गंभीर हो जाता है। ये बहुत पुरानी काली विद्या है। अगर इन लहंगों में कैद आत्माओं को मुक्त करना है, तो इन्हें आग में जलाना होगा, और वो भी लाल चंद्र ग्रहण की रात को। लाल चंद्र ग्रहण? वो कब है? 3 दिन बाद। लेकिन सावधान रहना, ये आसान नहीं होगा। थेरा आकाश में लाल रंग का गोल चांद। रानो चुपके से तहखाने में घुसती है। वो एक एक लहंगा जलाना शुरू करती है। जैसे ही लहंगा जलता है, उसमें बंधी आत्मा चीख के साथ बाहर उड़ती है और आसमान में गायब हो जाती है। तभी पीछे से टुनटुनी की डरावनी चीख गूंजती है। तू मेरी कला जला रही है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। रानो आखिरी लहंगे में आग लगाती है। उसमें सबसे ताकतवर आत्मा होती है। आग की लपटें ऊंची उठती हैं। भूतिया टुनटुनी की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। मैं फिर लौटूंगी, तू बच नहीं पाएगी। फिर 3 महीने बाद रानो को हर रात डरावने सपने आते हैं। वही लहंगे, वही लाल आंखें, वही जलते पंख। एक दिन घोंसले पर दस्तक होती है। बाहर खड़ा था कालू कौवा। मैं पंडित कालू हूँ। तूने जो किया वो अधूरा था। कुछ आत्माएं मंत्रों से ही मुक्त होती हैं। वो रानो को बुटीक में ले जाता है, लेकिन रानो देखती है कालू राख के घेरे में बैठा मंत्र पढ़ रहा है और भूतिया टुनटुनी की आत्मा को बुला रहा है। तूने मुझसे झूठ बोला। तू ही वो है जो उसे पूरी तरह लौटा सकती है। तभी राख उड़ती है और भूतिया टुनटुनी की आत्मा पहले से भी ज्यादा विशाल रूप में प्रकट होती है। भूतिया टुनटुनी कालू की तरफ देखती है।
बस एक फूंक मारती है और उसका शरीर राख बन जाता है। अब कोई नहीं जो मुझे रोके। तूने मेरी राख को छुआ है, अब तू मेरा हिस्सा है। राना उड़कर भागती है, लेकिन रास्ते में एक अजनबी चिड़िया दिखती है, राख का लहंगा पहने मुस्कुराती हुई। अब लहंगे हर डाल पर होंगे और हर चिड़िया में मैं। दूर से डरावनी हंसी और पंखों की तेज फड़फड़ाहट की आवाज आती है। क्या वो भूतिया चिड़िया लहंगे वाली उस जंगल से गई या नहीं? क्या रानो उसको हरा पाएगी? अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। कालू, तुम क्यों ऐसा करते हो? मैं तो सिर्फ सभी पक्षियों की मदद करने आई थी। तुम क्यों मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो? तुम क्या कर लोगी टुनटुनी? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे लड़कर तुम क्या हासिल करोगी? ढोलकपुर के जंगल में एक छोटी सी चिड़िया टुनटुनी अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी गरीब थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत जज्बा था। वो एक धोबन थी और जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े धोने का काम करती थी। टुनटुनी का एक छोटा सा घर था और वो दिन रात मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जो बहुत मेहनती और समझदार थी। टुनटुनी चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, ताकि वो जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। मेरी बेटी, तुम खूब पढ़ाई करना। तुम मेरे सपने पूरे करोगी ना? हाँ माँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और आपका हर सपना पूरा करूँगी। टुनटुनी का दिन अक्सर जंगल के धोबी घाट में बीतता, जहाँ वो जंगल के पक्षियों के कपड़े धोने जाती। वो बहुत मेहनती थी और अपने काम से संतुष्ट थी। उसे अपने छोटे से काम से जो भी पैसा मिलता वो उसे घर में उपयोग करती और अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाती। टुनटुनी को अपनी मेहनत का फल अच्छा लगता था, लेकिन जंगल में कौवा था जो उसकी मेहनत पर पानी फेर देता था। वो था कालू कौवा। कालू कौवा जंगल में सबसे चालाक और शरारती कौवा था। उसका एक ही काम था, दूसरों की परेशानियों में इजाफा करना। वो जंगल के सारे पक्षियों को परेशान करता रहता था। कालू कौवा जानता था कि टुनटुनी मेहनत करके कपड़े धोती है, इसलिए उसने सोच लिया कि वो टुनटुनी चिड़िया के काम में विघन डालेगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया धोबी घाट में कपड़े धो रही थी, कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ आया और उसने टुनटुनी के धोए हुए कपड़ों पर कीचड़ फैला दिया। टुनटुनी ने देखा तो उसकी मेहनत का पानी फिर गया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अरे कालू, तुम क्यों ऐसा करते हो? मैं तो सिर्फ सभी पक्षियों की मदद करने आई थी। तुम क्यों मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो? तुम क्या कर लोगी टुनटुनी? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे लड़कर तुम क्या हासिल करोगी? मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती कालू, बस मुझे परेशान मत करो। मैं मेहनत से कपड़े धोकर कमाई करती हूँ, मेरे पास बस इतना ही है। तुमसे तो मैं इसी तरह मजाक करूंगा। तुम्हारी मेहनत क्या चीज है? मैं तुमसे पंख जोड़कर कहती हूँ कालू, मेरी मदद करो। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरी मेहनत और मुझे ज्यादा परेशान मत करो। लेकिन कालू कौवे का दिल नहीं पसीजा। वो जानता था कि टुनटुनी को परेशान करने से उसे मजा आता है, और फिर उसने एक और बार टुनटुनी के धोए हुए कपड़ों पर कीचड़ फेंक दिया। टुनटुनी की मेहनत फिर से बेकार हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरे सारे कपड़े फिर से गंदे हो गए। मैं अब क्या करूँगी? टुनटुनी अपने आंसू पोंछते हुए सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था और उस परेशान करने वाले कालू की वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन तभी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मेहनत से काम जारी रखना चाहिए। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मुझे और कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन जब टुनटुनी फिर से कपड़े धो रही थी, अचानक एक आवाज आई। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज थी जंगल के राजा तोताराम की। राजा तोताराम सबसे बुद्धिमान और बलशाली पक्षी थे, जो सभी पक्षियों के मददगार थे। वो टुनटुनी के पास आए और बोले,
टुनटुनी तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता है। कालू कौवा तुम्हारी मेहनत को बाधित करता है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजा तोताराम, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? कृपया कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो टुनटुनी, मैं कालू कौवे को सबक सिखाऊंगा, उसे अपनी मस्ती का एहसास होगा। तुम बस धैर्य रखो। राजा तोताराम ने अपने पंख फैलाकर आवाज लगाई। कालू कौवा, तू अब जंगल में और किसी को परेशान नहीं करेगा। तुझे अपनी करतूतों का परिणाम भुगतना होगा। टुनटुनी ने देखा कि राजा तोताराम ने कालू को सख्त सजा देने की धमकी दी। बहुत जल्द कालू कौवा डरते हुए राजा तोताराम के पास आया। राजा तोताराम, मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने कितनी बार टुनटुनी को परेशान किया है कालू, अब तुझे अपनी सजा भुगतनी होगी। अब से तुम जंगल में कोई पक्षी को परेशान नहीं कर सकोगे। तुमको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। राजा तोताराम ने अपनी शक्तियों से कालू को चिढ़ाया और उसे समझाया कि उसे अपनी गलतियों को पछतावा करना चाहिए। कालू कौवा विनती करने लगा। राजा तोताराम, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तुमसे उम्मीद है कि तुम अपनी गलती सुधारोगे। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। टुनटुनी ने देखा कि राजा तोताराम ने कालू कौवे को ठीक से सजा दी और उसे समझा दिया। अब कालू कौवा अपने किए पर पछता रहा था। राजा तोताराम, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुकून से अपना काम कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, अब से कालू तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। टुनटुनी ने फिर से अपने काम में लगकर सभी पक्षियों के कपड़े धोने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत अब किसी के लिए भी परेशानियों का कारण नहीं बन सकती थी। कालू कौवा भी अब शरारत करने से बचता था और वो टुनटुनी की मदद करता था। मेरी मेहनत अब मेरे परिवार और मेरी बेटी के लिए काम आएगी। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर हमें अच्छा परिणाम मिलते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए।